Si Joseph Vijay எனும் நான் My dear virtual warriors, एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्म रिलीज होते ही थिएटर्स में त्योहार जैसा माहौल बन जाता है, जिसके पोस्टर पर लोग दूध चढ़ाते हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और अब वही शख्स तमिलनाडु की राजनीति में जननायक बनकर उभर चुका है। रील की कहानी रियल हो चुकी है। जी हां, साउथ सिनेमा के मेगा सुपरस्टार अब पॉलिटिक्स के पावर स्टार बन चुके हैं। विजय थलपति बतौर मुख्यमंत्री तमिलनाडु के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनने तक विजय का सफर कैसा रहा? क्या है उनका असली नाम? क्यों कहा जाता है उन्हें थलपति? हम जानेंगे उनके धर्म का वो सच जिसने सबको चौंका दिया। उनके माता पिता के साथ हुआ वो कड़वा अदालती विवाद भी आपको बताऊंगा। और आखिर में क्यों त्रिशा कृष्णन को उनका लेडी लक कहा जाता है, यह भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए नवभारत टाइम्स पर लीडर्स सीरीज में शुरू करते हैं थलपति विजय की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। साल 2026 में अगर भारत की राजनीति में किसी एक नाम ने सबसे बड़ा भूचाल लाया है तो वो नाम कोई और नहीं बल्कि जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, जिन्हें दुनिया थलपति विजय के नाम से जानती है। तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास गवाह है, यहां का रास्ता हमेशा से सिनेमा के रुपहले पर्दे से होकर गुजरता है, चाहे वो एमजीआर हो, करुणानिधि हो या फिर जयललिता। लेकिन साल 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद जो तस्वीर उभरी है उसने यह साबित कर दिया है कि सिनेमा का यह थलपति अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस का सुल्तान नहीं बल्कि जनता का जन नायकन बन चुका है। जब विजय ने अपनी पार्टी तमिलनाडु वेट्री कज़गम का ऐलान किया था तब आलोचकों ने कहा था कि यह सिर्फ एक फिल्मी सितारे का शौक है, लेकिन यह डे वन से लेकर वन डे तक की इस कहानी में विजय ने साबित किया है कि उनका संघर्ष किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा ड्रामेटिक और इमोशनल है। थलपति विजय को लेकर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक सवाल हमेशा गूंजता है, आखिर इस सुपरस्टार का असली नाम क्या है और वो किस धर्म को मानते हैं? तो विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनके नाम का जो पहला हिस्सा है जोसेफ, वो उनके ईसाई क्रिश्चियन बैकग्राउंड को दिखाता है। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक ईसाई परिवार से आते हैं, जबकि उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक हिंदू हैं। विजय के धर्म को लेकर अक्सर राजनीतिक गलियारों में बड़े विवाद खड़े करने की कोशिश की गई। कई बार उनकी फिल्मों जैसे मेरसल के समय उनके जोसेफ नाम को लेकर विवाद खड़ा किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय खुद को किस धर्म का मानते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं? जहां विजय का पूरा परिवार ईसाई धर्म की परंपराओं का पालन करता है, लेकिन विजय खुद को हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर नागरिक के रूप में पेश करते हैं। वो मंदिरों में भी उतनी ही श्रद्धा से जाते हैं जितनी शिद्दत से वो चर्च में प्रार्थना करते हैं। उनके लिए मानवता और तमिल संस्कृति ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। और यही वजह है कि उनकी पार्टी टीवीके की विचारधारा में भी किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है। अब आते हैं उस नाम पर जिससे पूरी दुनिया उन्हें पुकारती है, थलपति। तमिल भाषा में थलपति का सीधा और सटीक मतलब होता है कमांडर या सेनापति। यह नाम उन्हें कोई रातों रात नहीं मिला। साल 1994 में जब उनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था रसिगन, तब पहली बार स्क्रीन पर उनके नाम के आगे थलपति शब्द का इस्तेमाल किया गया। तब से लेकर आज तक वो अपने करोड़ों फैंस के लिए एक ऐसे सेनापति बन चुके हैं जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर अब राजनीति के कुरुक्षेत्र में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है। विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई के एक रसूखदार फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के एक जाने माने निर्देशक थे। घर में फिल्मी माहौल था, इसीलिए महज 10 साल की उम्र में
साल 1984 में विजय ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म वेट्री से कैमरे का सामना किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, लेकिन जब साल 1992 में महज 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म नालैया थिरुप्पु से बतौर लीड हीरो अपना डेब्यू किया तो सफर आसान नहीं था। जब विजय की पहली फिल्म आई तो तमिल क्रेडिबल मैगजीन्स और आलोचकों ने उन्हें उनके लुक्स, उनके चेहरे, उनकी एक्टिंग का भयानक मजाक उड़ाया। कुछ ने तो यहां तक लिख दिया कि इस लड़के का चेहरा हीरो जैसा बिल्कुल लगता ही नहीं है, इसे फिल्म में छोड़ देनी चाहिए। विजय इन आलोचनाओं से बुरी तरह टूट चुके थे। वो बेहद शर्मीले स्वभाव के थे और लोगों से बात करने में कतराते थे। लेकिन उनके पिता चंद्रशेखर जानते थे कि उनके बेटे में एक स्पार्क है, एक चमक है। उन्होंने विजय को ग्रूम किया, उनके डांस और एक्शन पर काम करवाया। साल 1996 में आई फिल्म पूवे उन्नकागा विजय के करियर का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस फिल्म ने उन्हें तमिलनाडु के हर घर में चॉकलेट बॉय और रोमांटिक हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद कादालुक्कू मरिथाई जैसी कल्ट रोमांटिक फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि यह लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। रोमांस के बाद समय आया सिनेमा के बदलते रुख को भांपने का। साल 2003 में आई फिल्म तिरुमलाई। इस फिल्म से विजय ने अपना गियर बदला और वो रोमांटिक हीरो से मास एक्शन हीरो बन गए। इसके बाद साल 2004 में आई फिल्म घिल्ली ने तमिल सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। यह तमिल सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म थी जिसने 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। यहां से शुरुआत हुई थलपति के उस गोल्डन एरा की जिसने उन्हें रजनीकांत के बाद तमिलनाडु का सबसे बड़ा क्राउड पुलर या किंग बना दिया। पोकरी, कत्थी, थुपक्की, मेरसल, मास्टर और हालिया ब्लॉकबस्टर लियो विजय की फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं रही, वो तमिलनाडु में एक त्योहार की तरह मनाई जाने लगी। विजय आज भारत के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी नेटवर्थ और संपत्तियों की अगर बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 600 करोड़ से 850 करोड़ के बीच है। विजय एक फिल्म के लिए कितना फीस चार्ज करते थे, इसकी बात करें तो अपनी आखिरी फिल्म के लिए उन्होंने 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक चार्ज किए, ऐसी बात सामने आई है। चेन्नई के पॉश इलाके नीलांकराई में समुद्र के किनारे स्थित है उनका एक बेहद आलीशान महल जैसा बंगला। विजय के लग्जरी कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस घोस्ट, ऑडी A8, BMW X6 और कई दूसरी स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं। लेकिन इस अकूत संपत्ति और शोहरत के पीछे विजय की निजी जिंदगी में कुछ ऐसे तूफान भी आए जिन्होंने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। आइए चलते हैं उनके जीवन के उस सबसे भावुक और अनसुने पन्ने की तरफ। थलपति विजय के फिल्मी करियर की बात हो और सुपरस्टार त्रिशा कृष्णन का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। त्रिशा कृष्णन को तमिल सिनेमा में थलपति विजय का लेडी लक भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है और कौन है त्रिशा कृष्णन? तो त्रिशा सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, बल्कि वो चेन्नई के एथिराज कॉलेज से BBA की पढ़ाई कर चुकी और पढ़ी लिखी है एक फिल्म एक्ट्रेस है। वो राजनीति और बिजनेस की गहरी समझ रखती है। फिल्मों में आने से पहले वो मिस चेन्नई का खिताब भी जीत चुकी थी। आज त्रिशा खुद लगभग 85 करोड़ की मालकिन है और साउथ सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में उनकी गिनती होती है। फिल्मी गलियारों में तो दोनों के अफेयर की अफवाहें भी खूब उड़ी, लेकिन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को अपना सबसे पक्का और बेहतरीन दोस्त माना है। त्रिशा ने हमेशा विजय के राजनीतिक सफर का भी समर्थन किया, जिससे यह साफ होता है कि ये बॉन्डिंग कितनी गहरी है, मजबूत है। अब बात करते हैं विजय के परिवार की। विजय के जीवन के सबसे बड़े फैसले उनके पारिवारिक दुखों और खुशियों से जुड़े हुए हैं। विजय के पिता ऐसे चंद्रशेखर और मां शोभा चंद्रशेखर के अलावा परिवार में उनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम था विद्या। बहन विद्या की मौत का गहरा सदमा उनको लगा। जी हां, जब विजय काफी छोटे थे तब उनकी 3.5 साल की बहन विद्या की एक गंभीर बीमारी ल्यूकेमिया के कारण मौत हो गई थी। विजय अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। इस घटना ने विजय को इतना गहरा सदमा दिया कि वो हमेशा के लिए शांत और शर्मीले हो गए। उनके माता पिता कहते हैं कि विद्या की मौत के बाद विजय का हंसना खेलना बंद हो गया था।
और वो अपनी भावनाओं के अंदर ही अंदर छुपाने लगे थे। साल 1996 में विजय के जीवन में प्यार ने दस्तक दी। यूके की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत तमिल महिला संगीता सोरनालिंगम विजय की बहुत बड़ी फैन थी। वो सिर्फ विजय से मिलने के लिए चेन्नई आई थी। विजय संगीता की सादगी और उनके व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संगीता को अपने घर बुलाया, माता पिता से मिलवाया और साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली। विजय और संगीता के 2 बच्चे हैं। बेटा जयजन संजय जो इस समय विदेश से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और खुद एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने की तैयारी में हैं। उनकी बेटी का नाम है दिव्या साशा जो लाइमलाइट से दूर ही रहती है। पिछले कुछ समय में मीडिया में लगातार ये अफवाहें उड़ रही हैं कि विजय और उनकी पत्नी संगीता के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों अलग हो चुके हैं या तलाक लेने वाले हैं। हालांकि विजय की पीआर टीम या परिवार ने कभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन संगीता का विजय के राजनीतिक कार्यक्रमों और पारिवारिक शादियों से गायब रहना इन अफवाहों को हवा जरूर देता रहा है। विजय की जिंदगी का सबसे विवादास्पद और चौंकाने वाला पन्ना साल 2021 में खुला था। एक ऐसा वक्त आया था उनकी जिंदगी में जब इस सुपरस्टार ने किसी दुश्मन पर नहीं बल्कि अपने सगे माता पिता और अपने फैन क्लब के 9 पदाधिकारियों के खिलाफ चेन्नई की अदालत में एक सिविल सूट, एक मुकदमा दायर कर दिया। जी हां, मां बाप पर मुकदमा। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था। आखिर एक बेटे को अपने ही जन्मदाताओं के खिलाफ कोर्ट क्यों जाना पड़ा? आइए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने विजय की बिना परमिशन के उनके ऑल इंडिया फैन क्लब विजय मक्कल इयकम VMI को एक आधिकारिक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड करवाया था, जिसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयकम। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने चुनाव आयोग को फिर दिए दस्तावेजों में खुद को इस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और विजय की मां शोभा को ट्रेजरर बना दिया था। विजय को जब इस बात का पता चला तो वो बेहद नाराज हुए। विजय उस समय राजनीति में तुरंत कदम नहीं रखना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके नाम का इस्तेमाल करके उनके पिता कोई राजनीतिक रोटियां सेके। विजय ने तुरंत एक प्रेस नोट जारी किया, अपने फैन से कहा कि उनका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जब उनके पिता फिर भी नहीं माने तो विजय ने कानूनन, ये कहें कि कानून का सहारा लिया और कोर्ट से गुहार लगाई कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उनके माता पिता ही क्यों ना हो, उनके नाम, उनकी तस्वीरों और उनके फैन क्लब का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर सकते। बाद में उनके पिता ने पार्टी को भंग कर दिया, लेकिन इस घटना ने पिता पुत्र के रिश्तों में एक ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी जो आज भी पूरी तरह भर नहीं पाई है। और अब आते हैं साल 2026 के उस सबसे बड़े सच पर जिसने इतिहास लिख दिया। साल 2024 में विजय ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम TVK की आधिकारिक घोषणा की थी। उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि वो अपनी बची हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी करने के बाद सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे और अपना पूरा जीवन तमिलनाडु की जनता के लिए समर्पित कर देंगे। साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी TVK ने जो जमीन तैयार की, उसने द्रविडियन कूटनीति के दोनों बड़े गढ़ DMK और AIADMK को हिलाकर रख दिया, पैरों के नीचे जमीन खींच ली। देखा जाए तो विजय ने राजनीति में एंट्री भले ही बाद में ली हो, लेकिन उनकी फिल्मों में ही राजनीतिक संकेत काफी पहले दिखाई देने लगे थे। मर्सल एक उनकी मूवी आई थी जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था और GST को लेकर सवाल उठाए गए थे। सरकार नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें वोट खरीदने और भ्रष्ट राजनीति को मुद्दा बनाया गया था। काठी में किसानों और कॉरपोरेट व्यवस्था में टकराव को दिखाया गया था। धीरे धीरे उनके संवाद राजनीतिक संदेश की तरह देखे जाने लगे। थिएटर्स में उनके प्रशंसक केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था विरोधी भावनाओं के साथ पहुंचने लगे। तमिलनाडु की राजनीति में मॉडल नया नहीं था। इससे पहले MGR और जयललिता भी फिल्मों के जरिए राजनीतिक आधार तैयार कर चुके थे। हालांकि विजय ने खुद को किसी खास विचारधारा से जोड़ने के बजाय जनता के प्रतिनिधि की छवि देने की कोशिश की। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका विशाल फैन नेटवर्क रहा। तमिलनाडु में उनके हजारों फैन, या कहें कि हजारों फैन क्लब पहले से ही सक्रिय थे, एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने इन्हें केवल पोस्टर और बैनर तक सीमित नहीं रखा। बाढ़ राहत, रक्तदान शिविर, गरीब छात्रों की सहायता करना और कोरोना काल में राहत कार्य जैसे अभियानों के जरिए इन क्लब्स को सामाजिक गतिविधियों से विजय ने जोड़ा। इसी दौर में राजनीतिक विश्लेषकों ने यह समझना शुरू कर दिया कि विजय की तैयारी केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। असल में विजय ने वही रणनीति अपनाई जो कभी
एमजीआर ने अपनाई थी। पहले भावनात्मक जुड़ाव लोगों से, फिर सामाजिक आधार और उसके बाद राजनीतिक विस्तार। समय के साथ विजय का राजनीतिक रुख और ज्यादा स्पष्ट होता गया। नीट परीक्षा के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी थी। युवाओं और छात्रों के बीच उनकी सक्रियता लगातार बढ़ी। फिल्मों को लेकर टैक्स और सेंसर विवादों में भी उनका नाम खूब चर्चाओं में रहा। उनके घर पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद समर्थकों ने इसे राजनीतिक दबाव बताया था। इसी दौरान उन्होंने ने स्कूल टॉपर्स को सम्मानित करने के कार्यक्रम शुरू किए। देखने में यह सामाजिक पहल थी, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ था। विजय युवा वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। फरवरी 2024 में विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा केत्री वेत्ती कड़गम टीवीके की घोषणा की। इसे तमिलनाडु की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में देखा गया। विजय ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि उनका फोकस 2026 विधानसभा चुनाव रहेगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव से दूरी बनाई और राज्य की राजनीति पर पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। टीवीके की राजनीति मुख्य रूप से 3 मुद्दों के पास दिखाई दी। पहला हुआ भ्रष्टाचार विरोध, दूसरा युवाओं पर फोकस, तीसरा पारंपरिक राजनीति से एक अलग छवि। विजय ने खुद को डीएमके और एआईडीएमके से दोनों से अलग बताने की रणनीति अपनाई। इससे उन मतदाताओं को नया विकल्प मिला जो लंबे समय से पारंपरिक राजनीति से असंतुष्ट थे। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय तक विशाल रैलियों, कटआउट्स और पारंपरिक प्रचार शैली पर आधारित रही। विजय ने इसमें डिजिटल रणनीति को जोड़ा। सोशल मीडिया पर छोटी वीडियोस, फिल्मी संवाद, भावनात्मक अपील और युवा केंद्रित अभियानों के जरिए उनकी टीम लगातार सक्रिय रही। विजय ने सीमित इंटरव्यू देकर अपनी रहस्यमयी छवि भी बनाए रखी। इससे समर्थकों के बीच उत्सुकता थी जो और बढ़ी कि भाई विजय के बारे में और जानना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय ने खुद की वो पारंपरिक नेताओं से ज्यादा एक राजनीतिक आंदोलन की तरह प्रस्तुत किया। विजय की सबसे बड़ी ताकत युवा मतदाता माने जाते हैं। उसको हमने वोट में तब्दील होते देखा भी। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो दशकों पुरानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से अलग विकल्प चाहते थे, डीएमके एआईडीएमके से अलग। विजय ने इसी राजनीतिक खालीपन को भरने की कोशिश की। उनकी सभाओं में फिल्मी स्टार जैसा उत्साह दिखाई देता है, लेकिन भाषणों में रोजगार, शिक्षा, तकनीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई। महिलाओं के बीच भी उनकी स्वीकार्यता मजबूत मानी जाती है और इसी की एक वजह है कि उनकी फिल्मों की पारिवारिक छवि और अपेक्षाकृत संयमित राजनीतिक शैली। इसीलिए महिलाओं ने भी उन्हें पसंद किया। यह सवाल लगातार उठता रहा कि विजय की राजनीति केवल उनकी फिल्मों की लोकप्रियता पर आधारित है या नहीं। सच यह है कि स्टारडम ने उन्हें शुरुआती बढ़त जरूर दी, लेकिन तमिलनाडु जैसे राजनीतिक जमीन पर केवल लोकप्रियता के भरोसे टिकना आसान नहीं होता। रजनीकांत की राजनीतिक कोशिश इसका उदाहरण रही, जहां लोकप्रियता के बावजूद मजबूत संगठन खड़ा नहीं हो पाया। विजय ने पहले संगठन तैयार किया और फिर राजनीतिक दल की घोषणा की। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त मानी जाती है। विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक अनुभव की है। फिलहाल फिल्मों में व्यवस्था बदलने और वास्तविक शासन चलाने में बड़ा अंतर होता है। तमिलनाडु की राजनीति जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, भाषा और कल्याणकारी योजनाओं की एक बड़ी कॉम्प्लेक्स संरचना है, इसी पर आधारित रही है। इसके अलावा टीवी के अभी काफी हद तक विजय केंद्रित पार्टी मानी जाती है। सिर्फ विजय ही विजय है। टीवी के वही खत्म होती है, वही शुरू होती है, वही खत्म हो जाती है। अब अनुभवी नेताओं की कमी भी चर्चा का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि विजय को अब अभिनेता वाली लोकप्रियता से आगे बढ़कर प्रशासनिक विश्वसनीयता साबित करनी होगी। विजय की तुलना अक्सर एमजीआर और जयललिता से की जाती है, लेकिन तीनों के राजनीतिक दौर अलग रहे हैं। एमजीआर का दौर करिश्माई जन नेतृत्व का था, जयललिता का दौर मजबूत नियंत्रण केंद्रीकृत नेतृत्व का था। विजय का दौर सोशल मीडिया, डिजिटल राजनीति और युवा असंतोष का दौर माना जा रहा है। विजय खुद को सर्वशक्तिशाली नेता की बजाय नई पीढ़ी की आवाज के रूप में पेश करते हैं। यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी विशेषज्ञता मानी जा रही है। और कभी तमिलनाडु की राजनीति को केवल डीएमके और एआईएडीएमके के बीच की लड़ाई माना जाता था। विजय की एंट्री, टीवीके की सफलता और सत्ता तक पहुंचने के सफर ने इस धारणा को चुनौती दी। यह दिखाया कि अगर कोई नेता युवाओं की भाषा समझे, भावनात्मक जुड़ाव बनाए और खुद को पुराने राजनीतिक ढांचे से अलग पेश करे, तो तीसरी राजनीतिक ताकत भी मजबूत जमीन बना सकती है। विजय अब केवल फिल्मों के थलपति नहीं, तमिलनाडु की उस नई राजनीतिक बेचैनी का चेहरा बन चुके हैं जो बदलाव चाहती है। हालांकि उनकी असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जनता फिल्मों में नायक चुन सकती है, लेकिन इतिहास में वही नेता जगह बना पाते हैं जो सत्ता मिलने के बाद उम्मीदों पर खरे उतरे। सिनेमा के पर्दे पर करोड़ों का बिजनेस करने वाला, रोल्स रॉयस में घूमने वाला यह सुपरस्टार आज साधारण तमिल पोशाक, धोती और शर्ट में जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुन रहा है।
इसीलिए आज तमिलनाडु की जनता उन्हें सिर्फ थलपति नहीं कहती, वो उन्हें पुकारती है जननायक, यानी जनता का असली नायक। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर चेहरे का मजाक उड़ाए जाने से लेकर बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने, अपने ही परिवार से कानूनी जंग लड़ने और अंत में अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी सिनेमा की चकाचौंध को छोड़कर जनता की सेवा में उतर जाने की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप किसी भी फील्ड के किंग बन सकते हैं। थलपति विजय का ये नया राजनीतिक सफर तमिलनाडु को किस दिशा में ले जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक सच्चे लीडर है। आपको थलपति विजय की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या आपको लगता है कि वो तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में एक बेहतरीन बदलाव ला पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमारी लीडर सीरीज के इस एपिसोड में बताएं। नमस्कार। Si Joseph Vijayanum Nan. My dear virtual warriors,